हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑफ वेक्टर कैलकुलस। थ्योरम नंबर 1 है, यदि ए वेक्टर अदिश चर t का एक अवकलनीय सदिश फलन है। ए वेक्टर क्या है? अदिश चर t का क्या है? सदिश फलन है। और ए वेक्टर का जो मापांक है उसका मान किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इसका ए पार्ट है, हमें प्रूफ करना है। जो ए वेक्टर का जो स्केयर है उसका जो अवकलन करने पर क्या आएगा? 2a dA बटा में dt। तो ए वेक्टर का स्केयर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? ए का मापांक बी का मापांक इंटू में कोस थीटा। तो ए वेक्टर का स्केयर है उसको क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट से हम क्या लिखेंगे? इसका मापांक ए वेक्टर का मापांक इंटू में कोस थीटा। दो समान सदिशों के मध्य कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो थीटा का मान 0 रखेंगे, कोस 0 आ जाएगा। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जहाँ ये थीटा होता है ना, दोनों वेक्टर के मध्य कोण होता है। तो यहाँ ए वेक्टर का स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर के बराबर। तो हमें इसका अवकलन करना है, तो d बटा में dt ए वेक्टर का स्क्वायर का अवकलन करेंगे। ए वेक्टर के स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर। तो इसका अवकलन करेंगे, पहले पावर का अवकलन होगा तो a की पावर 2 का अवकलन क्या होगा? 2a dA बटा में dt। पार्ट 2 जो हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर डॉट dA वेक्टर बटा में dt की जो वैल्यू आएगी वो a dA बटा में dt के इक्वल आएगी। तो हम जानते हैं थ्योरम नंबर 1 से कि ए वेक्टर का स्क्वायर है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ए स्क्वायर के बराबर। तो दोनों तरफ अवकलन कर दो। अवकलन करेंगे तो ए वेक्टर का स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? पहले पावर का होगा 2a वेक्टर, फिर a का होगा dA वेक्टर बटा में dt। इसी तरह ए स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2a dA बटा में dt। दोनों तरफ से कैंसिलेशन लॉ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? जो हमें प्रूफ करना है, ए वेक्टर डॉट dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू किसके बराबर आएगी? a dA बटा में dt के बराबर। फिर है थ्योरम नंबर 2 कि किसी सदिश a वेक्टर t है, कोई सदिश है a वेक्टर t का फलन है, वो अचर सदिश है, तो उसके लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है? dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू 0 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अचर सदिश है, ए वेक्टर है जो अचर सदिश है, तो dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू 0 आएगी। और अगर हमें बोले कि dA वेक्टर बटा में dt बराबर 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर क्या है? अचर सदिश है। तो अचर सदिश क्या होता है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऐसा सदिश जिसकी दिशा भी अचर और परिमाण भी अचर हो। दिशा अचर हो और परिमाण दोनों ही अचर हो तो उसके लिए उसे हम क्या कहते हैं? अचर सदिश। और अचर सदिश होगा ना, उसका dA वेक्टर बटा में dt t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। फिर अगर मैं बोलूं कि अचर सदिश था, अगर ओनली दिशा अचर हो या ओनली परिणाम अचर हो तो हम क्या बोलेंगे? उसके लिए भी एक थ्योरम है, अगर किसी सदिश a वेक्टर t का परिमाण अचर है, क्या है? परिमाण अचर है, तो उसके लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है? a वेक्टर डॉट dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू क्या आएगी? 0 के बराबर आएगी। अगर किसी वेक्टर का परिमाण अचर है तो a वेक्टर डॉट dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू 0 आएगी। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये जो थ्योरम नंबर 3 थी वो इसी का एक रूप है कि अगर एक अचर परिमाण है, उसके सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है। मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, लंबवत होगा। तो एक अचर परिमाण का सदिश है, वो ए वेक्टर मान लो, उसका अवकलज क्या होगा? dA वेक्टर बटा में dt। उस सदिश के मतलब खुद जो ए वेक्टर है उसके क्या होगा? लंबवत होगा। इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, बेशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं हो। मतलब वो सदिश है, वो अचर सदिश होना जरूरी नहीं है, केवल उसका परिमाण अचर है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने अवकलज के क्या होगा? लंबवत होगा। मतलब उन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अचर सदिश था तो उसके लिए क्या जरूरी है कि dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू 0 है। और अगर इसका परिमाण अचर है तो a वेक्टर डॉट dA वेक्टर बटा में dt की वैल्यू 0 है।
अगर उसकी दिशा अचर है तो ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटा में डी टी की वैल्यू 0 होगी। तो किसी सदिश ए वेक्टर टी की दिशा अचर होने पर आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटा में डी टी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दिशा अचर है और इसके लिए दोनों के कोण कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। कैसे होगा कि दो वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब वो आपस में समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इसका मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण है, 0 डिग्री है। इसी तरह थ्योरम नंबर 3 की तरह एक थ्योरम और भी बन सकते हैं कि एक अचर दिशा के सदिश का अवकलज उस सदिश के क्या होता है, समांतर होता है, बेशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं है। तो ये बोल सकते हैं। अब यहां से हम थ्योरम नंबर 4 और 5 को मिलाएं, मतलब एक ऐसा वेक्टर बन गया जिसका परिमाण भी अचर और दिशा भी अचर, मतलब अचर सदिश। तो दोनों का डॉट भी 0 आ रहा है, क्रॉस भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ए वेक्टर तो 0 है नहीं, दोनों का डॉट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 है। अब ए वेक्टर तो 0 है नहीं तो कौन होगा, इसका अवकलज 0 होगा। इसका मतलब यही एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ए वेक्टर तो 0 है नहीं, तो डी ए वेक्टर बटा डी टी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम यहाँ से दोनों थ्योरम नंबर 4 और 5 को मिला के ये बोल सकते हैं कि अचर सदिश होने पर आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, डी ए वेक्टर बटा डी टी की वैल्यू 0 आएगी। और परिमाण अचर है तो उसके लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बटा डी टी की वैल्यू 0 आएगी। और अगर दिशा अचर है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर बटा डी टी की वैल्यू 0 आएगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 1, एफ वेक्टर बराबर आई प्लस 2जे प्लस 3k कैप अचर सदिश है। क्या है, एफ वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j प्लस 3k अचर सदिश है। हम कैसे, हमें कोई वेक्टर दे दिया, हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण क्या आएगा, एफ वेक्टर का जो परिमाण आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर 4 और के का कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 9। टोटल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा √14। इसी तरह हम इसका क्या निकालेंगे, एंगल, दिशा निकालेंगे। दिशा भी क्या आएगी, यहाँ क्या सारी डिजिट है 1 2 3, तो जो एंगल आएगा वो भी डिजिट में ही आएगा, मतलब वो भी कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब दिशा भी अचर है और परिमाण भी अचर है, दोनों अचर है। तो हम इसका अवकलन करके कह सकते हैं, हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इसका अवकलन करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। थ्योरम नंबर 2 से अचर सदिश है तो डी ए वेक्टर बटा में डी टी की वैल्यू 0 आएगी। तो एफ अचर सदिश है तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 आएगा, 0 वेक्टर आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल है एफ वेक्टर बराबर कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। अब हम इसका मापांक निकालें या परिमाण निकालें तो कितना आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कोस स्क्वायर टी और जे के कोफिशिएंट है साइन टी, उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या होती है, 1 का रूट निकालेंगे, 1 वो कांस्टेंट आ गया। अब हम इसकी दिशा निकालें, दिशा क्या आएगी, थीटा बराबर tan इनवर्स जे का कोफिशिएंट अपॉन में आई का कोफिशिएंट। तो थीटा बराबर tan इनवर्स जे का कोफिशिएंट क्या है, साइन टी अपॉन में आई का कोफिशिएंट कोस टी। साइन टी बटा में कोस टी की वैल्यू क्या होती है, tan टी, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, t बच गया। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, t, मतलब थीटा का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, जो कि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब इसका परिमाण ही कांस्टेंट आ रही है, दिशा कांस्टेंट नहीं आ रही। और परिमाण जब कांस्टेंट आता है तो हम बोल सकते हैं कि एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर बटा में डी टी की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। अब हम इसे प्रूफ करते हैं तो हम वैल्यू निकालते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर बटा में डी टी की वैल्यू। एफ वेक्टर दे ही रखा है हमें कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, डॉट किसके साथ करना है, डी एफ वेक्टर बटा में डी टी के साथ। तो डी एफ वेक्टर बटा में डी टी क्या आएगा, यहाँ पे निकाल लो, डी एफ वेक्टर बटा में डी टी क्या आएगा, कोस टी का अवकलन माइनस साइन टी आई कैप प्लस साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस टी जे कैप। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो आई का आई के साथ होता है डॉट, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, और आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है, जे डॉट आई भी 0 होता है। ठीक है, तो हम आई का आई के साथ करो, कोस टी माइनस साइन टी
cos t का माइनस sin t से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस sin t cos t, i का i के साथ होगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से i का j के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, फिर j का i के साथ करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, फिर j का j के साथ होगा तो sin t cos t j डॉट j का 1 आ जाएगा। तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हम बोल सकते हैं कि अचर परिमाण, इसका परिमाण अचर था, तो अचर परिमाण का सदिश अपने अवकलज के क्या होता है, लंबवत होता है। हम थर्ड एग्जांपल फिर लेते हैं कि f वेक्टर बराबर t i कैप प्लस t j कैप। हम f वेक्टर का मापांक निकाले तो क्या आएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर t का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर t का स्क्वायर, तो कितना हो गया t√2, जो कि एक कांस्टेंट नहीं है। t है ना, ओनली √2 आता तो कांस्टेंट होता, t√2 जो कि कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसका एंगल निकालेंगे, दिशा निकालेंगे, तो थीटा बराबर tan इनवर्स j का कोफिशिएंट अपॉन में i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट है t और i का कोफिशिएंट है t से कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 1 जब एंगल हो 45 डिग्री, जो कि एक कांस्टेंट है। इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो परिमाण है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब f थ्योरम नंबर 5 से हम ये लिख सकते हैं कि f वेक्टर क्रॉस df वेक्टर बटा में dt की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, लेकिन हम इसे प्रूफ करते हैं। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको सारणिक मेथड से ज्ञात करना है। सारणिक विधि में i j k लिख लो फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में f वेक्टर का जो i का कोफिशिएंट क्या है, f वेक्टर में t है वो t i के नीचे लिख दो, j का कोफिशिएंट t है वो j के नीचे लिख दो, k का कोफिशिएंट क्या है 0 है तो वो k के नीचे लिख दो। थर्ड लाइन में df वेक्टर बटा में dt लिखेंगे थर्ड रो में, तो df वेक्टर बटा में dt ज्ञात करेंगे तो t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1 आ जाएगा, इस t का t के सापेक्ष अवकलन भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा df वेक्टर बटा में dt क्या आएगा i कैप प्लस j कैप। df वेक्टर बटा में dt में i का कोफिशिएंट क्या है 1, j का कोफिशिएंट क्या है 1, 0 का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट 0 है। अब हम सारणी को सॉल्व करेंगे, तो हमने सारणी में ये पढ़ा है कि अगर किसी सारणी की दो रो सेम हो तो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो सेकेंड रो में से हम t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 0, और थर्ड रो भी क्या है 1 1 0। इस वजह से दो रो सेम हो गई, इस वजह से सारणी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये बोलते हैं कि अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के क्या होता है समांतर होता है, जो कि हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अचर दिशा का सदिश अपने अवकलज के तो समांतर होता है, लेकिन अचर परिमाण का जो सदिश होता है वो अवकलज के क्या होता है लंबवत होता है। यदि सदिश r वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश r कैप है, यदि सदिश r वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश r कैप है, तो सिद्ध करना है कि r कैप क्रॉस dr कैप बटा में dt की जो वैल्यू आएगी वो 1/r² ब्रैकेट में r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर बटा में dt आएगी। तो सदिश r वेक्टर दे रखा है, उसकी दिशा में इकाई सदिश r कैप। इकाई सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण या मापांक 1 हो, उसे क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिसका मापांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब जो r कैप क्रॉस dr कैप बटा में dt की वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किस में है वेक्टर में। तो हमने को पता है कि r वेक्टर की वैल्यू होती है r इंटू में r कैप। यहाँ से r कैप की वैल्यू निकालेंगे तो r वेक्टर अपॉन में r आ जाएगा। अब r कैप की वैल्यू आ गई, अब dr अपॉन dr कैप बटा में dt चाहिए, तो इसका क्या करेंगे अपने अवकलन करेंगे। अवकलन फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। 11th और 12th क्लास में हमने अवकलन पढ़ते हैं, उसके अंदर u अपॉन v से फॉर्मूले से भी इसका अवकलन कर सकते हैं, u इंटू वी फॉर्मूले से भी इसका अवकलन कर सकते हैं। तो फर्स्ट को मान लिया r वेक्टर, सेकंड हो गया 1/r। तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का अवकलन 1/r का माइनस का 1/r² अवकलन हो गया, इंटू में r का अवकलन क्या होगा dr बटा में dt, प्लस में 1/r कांस्टेंट r वेक्टर का अवकलन dr वेक्टर बटा में dt। अब दोनों का क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r वेक्टर क्रॉस dr कैप बटा में dt। तो r वेक्टर की वैल्यू क्या है, r कैप की वैल्यू क्या है, r वेक्टर अपॉन में r, क्रॉस का क्रॉस किसी का क्रॉस dr वेक्टर dr कैप बटा में dt की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। अब दोनों r वेक्टर अपॉन में r को अंदर भेजेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर आ जाएगा, 1/r
बटा में जो r है और r स्क्वायर, r की क्यूब हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा और क्या बच गया dr बटा में dt प्लस में। इसी तरह r वेक्टर r इंटू आर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। r वेक्टर किसके साथ चला जाएगा, क्रॉस dr वेक्टर बटा में dt के साथ। अब दो समान सदिशों के मध्य कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो हमेशा r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर 0 होता है। r वेक्टर, पहला वेक्टर मान लो r है और दूसरा वेक्टर z वेक्टर ले लिया, तो जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो r वेक्टर का मापांक z वेक्टर का मापांक इंटू में साइन थीटा आता है। थीटा होता है दोनों के बीच में कोण। अब यहाँ r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर फाइंड करना है, तो r का मापांक, फिर दोबारा r है, फिर उसका मापांक इंटू में साइन थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों के बीच में कोण। तो दो समान सदिशों के मध्य कोण कितना होता है, 0 डिग्री। तो साइन 0 आ जाएगा। r वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मापांक इंटू में r वेक्टर का मापांक साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ये वाला स्टेप बच जाएगा 1/r स्क्वायर r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर बटा में dt। इसका जो बी पार्ट सोल्व करना है वो है r कैप क्रॉस dr कैप बटा में dt का जो मापांक है वो किसके बराबर है, dr कैप बटा में dt के बराबर है। इसका हल करना है, तो इसकी वैल्यूज है वो dr कैप बटा में dt के रूप में निकालनी है, इसकी फॉर्म में आनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, r कैप क्रॉस dr कैप बटा में dt, दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे। a का मापांक b का मापांक साइन थीटा, तो पहले वाले का मापांक r कैप का मापांक, दूसरे वाले का मापांक dr कैप बटा में dt का मापांक इंटू साइन थीटा। अब देखो r कैप क्या दे रखा था अपने को, इकाई सदिश दे रखा था। तो इकाई सदिश है, इसका मतलब इसका मापांक का मान क्या है, 1 है, 1 है। और हमें पता है कि r कैप और dr कैप बटा में dt जब ये इकाई सदिश हो, इकाई सदिश हो मतलब इसका मापांक क्या है, 1 है। हमें ये देखा ना कि r कैप का जो मापांक है वो 1 है, क्योंकि r कैप क्या है, इकाई सदिश, इसका मतलब उसका मापांक या परिमाण क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब इसका परिमाण क्या है, अचर है। अचर होता है तो r कैप और dr कैप बटा में dt के बीच में कोण कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो जब परिमाण अचर होता है तो ये होता है कि r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बटा में dt की जो वैल्यू होती है वो 0 आती है, इसका मतलब थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ से साइन 90 आ जाएगा। तो r कैप का मापांक की वैल्यू 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो क्या बच गया, dr कैप बटा में dt का मापांक बच गया। अब है वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश याद करना। मान लो r बराबर ft एक वक्र ले लिया, वो अदिश चर t का एक सतत व एक मान्य अवकलनीय फलन है। एक सतत व एक मान्य अवकलनीय फलन है, तो dr वेक्टर बटा में dt, r वेक्टर एक इसका वक्र ये हो गया। हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो वक्र के t बिंदु को स्पर्श करेगी। तो यहाँ से जो dr वेक्टर बटा में dt ना एक ऐसा सदिश है जिसकी दिशा, अब हमें पूछे कि dr वेक्टर बटा में dt की दिशा क्या होगी, तो dr वेक्टर बटा में dt की दिशा क्या होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होगी, स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होगी। तो बिंदु t पर स्पर्श रेखे इकाई सदिश ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है n कैप बराबर dr वेक्टर बटा में dt अपॉन में इसका मापांक। इकाई सदिश का यही फॉर्मूला होता है, अगर r इकाई सदिश है तो उसका यही फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन में इसका मापांक। तो उसी तरह यहाँ स्पर्श रेखा इकाई सदिश क्या होता है, dr वेक्टर अपॉन में dt और अपॉन में इसका मापांक। अब एक क्वेश्चन है कि वक्र r वेक्टर बराबर ft की किसी बिंदु t पर अवकलज dr वेक्टर बटा में dt की दिशा होती है। कोई वक्र दे दिया, कोई भी वक्र, जरूरी नहीं है कि r बराबर ft, यहाँ पे तो लिख दिया, वहां पे कोई भी वक्र दे सकता है। उसके किसी बिंदु t पर अवकलज dr वेक्टर बटा में dt की दिशा क्या होगी, स्पर्श रेखा की दिशा की ओर, अभिलंब की दिशा की ओर, या वक्र पर निर्भर करेगी। तो इसका जो आंसर होएगा वो ये होगा स्पर्श रेखा की दिशा की ओर। अभी हमने पढ़ा ना कि dr वेक्टर बटा में dt की जो दिशा होगी वो स्पर्श रेखा की दिशा की ओर होगी, चाहे कोई भी वक्र ले लिया जाए। फिर एक कण का वेग और त्वरण ज्ञात करना।
माना कोई कण है, उसकी स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर फंक्शन है t का, कण का वेग क्या होगा dr वेक्टर बटा में dt, और अगर इसका परिणामी वेग ज्ञात करना हो तो इसका dr वेक्टर बटा में dt का मापांक आ जाएगा। त्वरण ज्ञात करना हो तो डी स्केयर आर वेक्टर अपॉन में dt स्केयर, और इसका परिणामी त्वरण ज्ञात करना हो तो इसका क्या आ जाएगा मापांक आ जाएगा। फिर है वेग v वेक्टर का सदिश u वेक्टर की दिशा में घटक। तो जिसकी दिशा में घटक ज्ञात करना हो या u वेक्टर की दिशा में घटक ज्ञात करना है तो उसकी तो कैप लेंगे, उसका तो इकाई सदिश लेंगे, और उसका डॉट किसके साथ होगा जो एक वेक्टर दे रखा है v वेक्टर के साथ। अब u वेक्टर की जो वैल्यू होती है u कैप की वैल्यू u वेक्टर अपॉन में u का मापांक, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो वेग v और सदिश दूसरा था u, कोई और भी सदिश दे सकता है, सदिश a वेक्टर का सदिश b वेक्टर की दिशा में घटक, ये भी बोल सकता है। तो सदिश a का b की दिशा में घटक ज्ञात करना है तो क्या आएगा a वेक्टर डॉट b की दिशा में ज्ञात करना है तो b का क्या आ जाएगा कैप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b कैप को क्या लिख सकते हैं b वेक्टर अपॉन में b का क्या आ जाएगा मापांक आ जाएगा।